Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय विपिन सर पे। और ज्योमेट्री हमारे रनिंग में थी, चल रही थी ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री के 3 पार्ट आ चुके थे थ्योरी के। आज मैं चौथा पार्ट कराने वाला हूँ। देखें, ज्योमेट्री पार्ट 4, ज्योमेट्री पार्ट 3 में अंतःकेंद्र पढ़ा था। अंतःकेंद्र की 3 कंडीशंस पढ़ी थी कि अगर दो अंत्यकोणों के अर्धक, यदि दो अंत्यकोणों के अर्धक प्रतिच्छेद करते हैं तो जो प्रतिच्छेद बिंदु पर बनने वाला कोण होता है वो होता है 90 प्लस तीसरे कोण का आधा। ठीक है, अगर एक बाह्य और एक अंत्यकोण का अर्धक और एक बाह्य कोण का अर्धक यदि किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं तो उस प्रतिच्छेद बिंदु पर बनने वाला कोण तीसरे कोण का आधा होता था। सेम ऐसे ही यदि दो बाह्य कोणों के अर्धक एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तो ये होता था हमारा 90 माइनस तीसरे कोण का आधा। ये 3 कंडीशंस बता दी थी मैंने। इसके बाद में बात की थी हमने, अंत्यकेंद्र हो चुका था परिकेंद्र की। परिकेंद्र किसे कहा जाता है? यदि भुजाओं के लंबवर्धक जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, दो भुजाओं के लंबवर्धक जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, तीसरी भुजा का लंबवर्धक भी उसी बिंदु से होकर गुजरता है, जिसे कहा जाता था परिकेंद्र। और परिकेंद्र का कोण जो होता है वो परिधि पर बने कोण का जस्ट 2 गुना होता है। ठीक है, ये चीज समझाती थी। अब मैं बात करता हूं तुमसे, अंत्यकेंद्र हो गया, परिकेंद्र हो गया, लंब केंद्र, ऑर्थो सेंटर। ठीक है, लंब केंद्र किसे कहा जाता है? देखिए, इससे पहले हमें पढ़ना होगा एक पॉइंट, शीर्ष लंब। शीर्ष लंब, एल्टीट्यूड। ठीक है, शीर्ष लंब किसे कहा जाता है? यदि किसी त्रिभुज के एक शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब, यह कहलाता है तुम्हारा शीर्ष लंब। क्लियर? ठीक है, अब किसी भी त्रिभुज में 3 शीर्ष लंब होते हैं। इस त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब, इस त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब। तो ये तीनों शीर्ष लंब जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं वो बिंदु कहलाता है तुम्हारा शीर्ष लंब। बात आई समझ में? ठीक है, ये था तुम्हारा तीनों बिंदु जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं वो कहलाता है तुम्हारा लंब केंद्र। ठीक है, शीर्ष लंब तो ये हाइट होती है, इसकी एल्टीट्यूड होता है। मैं समझता हूँ लंब, शीर्ष लंब समझ में आगे होगा किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए अगले क्वेश्चन की ओर, अगला पॉइंट की ओर बढ़ते हैं हम। शीर्ष लंब के बाद में केंद्रक, सेंट्रॉइड। केंद्रक, सेंट्रॉइड, ध्यान देना। केंद्रक किसे कहते हैं उससे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा माध्यिका। माध्यिका को बोला जाता है मीडियन। कोई भी त्रिभुज दिया हुआ है दोस्तों, इस त्रिभुज के एक शीर्ष से सामने वाली भुजा को 2 भागों में बांटने वाली सीधी रेखा, या फिर किसी भी त्रिभुज को 2 भागों में बांटने वाली रेखा। ठीक है, ये समान भागों में बांटती है। इन दोनों भाग कैसे रहते हैं? समान। ये क्या कहलाती है? तुम्हारी माध्यिका। क्या कहलाती है? माध्यिका। ठीक है, इसको बोला जाता है मीडियन। 2 माध्यिका जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, तीसरी माध्यिका भी उसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, और ये कहलाता है तुम्हारा केंद्रक। क्या कहलाता है? केंद्रक। सेंट्रॉइड कहा जाता है इसको। ठीक है, दूसरा पॉइंट कि भाई जब केंद्रक होता है वो माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। किस अनुपात में विभाजित करता है? 2:1 में। बात आई समझ में? ठीक है, तो एक तो हो गया तुम्हारा केंद्रक। केंद्रक किसे कहते हैं? कि त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, क्या कहलाता है वो? केंद्रक। माध्यिका किसे कहते हैं? माध्यिका वह सीधी रेखा होती है जो सामने वाली भुजा को समान 2 भागों में बांटती है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल। समबाहु त्रिभुज में यही बिंदु कहलाता है तुम्हारा केंद्रक, सेंट्रॉइड। यही बिंदु कहलाता है तुम्हारा अंतःकेंद्र, इन सेंटर। यही बिंदु कहलाता है तुम्हारा परिकेंद्र, सरकम सेंटर। और यही बिंदु कहलाता है तुम्हारा लंब केंद्र, ऑर्थो
सेंटर। ठीक है, तो ध्यान रखना समबाहु त्रिभुज में केंद्रक, अंतःकेंद्र, परिकेंद्र और लंब केंद्र केवल एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। ठीक है, समबाहु त्रिभुज में वही उसकी माध्यिका होती है, वही उसका क्या होता है, शीर्षलंब। समबाहु त्रिभुज में तीनों शीर्षलंब, तीनों माध्यिका परस्पर कैसी रहती हैं, बराबर रहती हैं। बात आई समझ में। समबाहु त्रिभुज में चारों जो केंद्र होते हैं त्रिभुज के वो एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। समबाहु त्रिभुज में माध्यिका, शीर्षलंब परस्पर कैसे रहते हैं, बराबर। तीनों माध्यिकाएं बराबर रहती हैं, तीनों शीर्षलंब बराबर रहते हैं। बात आई समझ में। ठीक है, ये समबाहु त्रिभुज में होता है। अगर मैं बात करता हूं समद्विबाहु त्रिभुज में, तो समद्विबाहु त्रिभुज की कंडीशन देखिए। समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस बोला जाता है, हाँ चलो शायद देख लेना। समद्विबाहु त्रिभुज बोला जाता है जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं, ऐसे तरीके से याद रखो। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा समान होती हैं। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा समान होती हैं, तो इन दोनों भुजाओं के मध्य यही तो कहलाता है शीर्षलंब। कौन कौन सी भुजा बराबर है, ये वाली और ये वाली, ये असमान भुजा है, यही शीर्षलंब कहलाता है और यही कहलाती है क्या, माध्यिका। इस पॉइंट को याद रखना। अभी शीर्षलंब में बहुत कुछ बाकी वो बताऊंगा, पहले इस पॉइंट पे बात कर रहे थे हम। यही तो माध्यिका कहलाती है और यही क्या कहलाता है, शीर्षलंब। समद्विबाहु त्रिभुज में त्रिभुज के चारों केंद्र संरेखीय होती हैं। ये मान लिया केंद्रक है, ये अंतःकेंद्र है, ये परिकेंद्र है और ये लंब केंद्र है। चारों की चारों केंद्र जो होते हैं वो कैसे होते हैं, एक ही रेखा में स्थित रहते हैं। एक ही रेखा में स्थित का मतलब हो गया कैसे रहते हैं, संरेखीय, कोलिनियर्स होते हैं। बात आई समझ में। ठीक है, ये समबाहु त्रिभुज का हुआ। समद्विबाहु त्रिभुज का हुआ। विषमबाहु त्रिभुज में, विषमबाहु त्रिभुज की कंडीशन देखिए। विषमबाहु त्रिभुज कैसे कहा जाता है, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं असमान होती हैं, विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब विषमबाहु त्रिभुज अधिक कोण भी हो सकता है, ठीक है, न्यून कोण भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे विषमबाहु त्रिभुज की अगर मैं बात करता हूँ, अगर वो न्यून कोण है तो कोई भी त्रिभुज हो, कोई सा भी त्रिभुज हो वो जो कि न्यून कोण त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जो कि न्यून कोण त्रिभुज है, तो उसके जो चारों केंद्र होते हैं, केंद्रक, परिकेंद्र, लंब केंद्र, अंतःकेंद्र, ये त्रिभुज के अंतर स्थित होते हैं। त्रिभुज के कहाँ स्थित होते हैं, अंत स्थित, त्रिभुज के अंदर स्थित होते हैं। अगर त्रिभुज का, अगर कोई त्रिभुज दिया हुआ है अधिक कोण त्रिभुज है, तो अधिक कोण त्रिभुज की कंडीशन देखिए, वो कंडीशन अलग बन के आएगी। अधिक कोण त्रिभुज, ये इस तरीके से अधिक कोण त्रिभुज है। ठीक है, जब ये अधिक कोण त्रिभुज है तो इसका जो शीर्षलंब होगा, शीर्षलंब क्या होता है कि भाई किसी भी त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब, ये 90 डिग्री पे आ गया। ठीक है, इस त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा ये है, इस पर 90 डिग्री पर जब मैं परपेंडिकुलर डालूंगा तो इस तरीके से आएगा भाई, ये 90 डिग्री बन के आएगा इस तरीके से। इस त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब 90 डिग्री। अब तीनों बिंदु या तीनों लंब के शीर्ष लंब जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे, देखिए पहले मैं एक बार आइडेंटिटी बता देता हूँ। त्रिभुज के शीर्ष 1, 2 और 3, सामने वाली भुजा पर लंब डालना है, तो इस शीर्ष से सामने वाली भुजा यही तो बनी, इस पर जब लंब डालूंगा तो इधर तो डाल नहीं सकते, इस भुजा को पीछे बढ़ाया मैंने, परपेंडिकुलर डाला यहाँ पे और इस भुजा को मैंने आगे बढ़ा दिया। ठीक है, इस शीर्ष की बात करूँ तो इस शीर्ष के सामने वाली भुजा कौन सी है, ये वाली। इस शीर्ष के सामने वाली भुजा कौन सी है, इस शीर्ष के सामने वाली भुजा ये वाली हो गई। अब इस भुजा पर तो लंब डाला नहीं, ये लंब डाला जाएगा कहाँ से, इस तरीके से।
तो इधर तो मैं डाल नहीं सकता, मैंने उस भुजा को पीछे बढ़ा दिया, तो इस शीर्ष से सामने वाली भुजा पर, ये थोड़ी सी टेढ़ी बन रही है, इसको सीधी कर लेना है ना। सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब, दूसरा लंब शीर्ष लंब ये हो गया। अब तीसरा शीर्ष लंब, तीसरे त्रिभुज का तीसरा शीर्ष ये बचा, इस शीर्ष से सामने वाली भुजा ये हो गई, इस पर लंब डाल दिया। लेकिन मुझे प्रतिच्छेद बिंदु निकालना जो कि यहाँ निकल के आ रहा है, तो तीनों शीर्ष लंब जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं और वही बिंदु क्या कहलाता है तुम्हारा, लंब केंद्र। क्या कहलाता है, लंब केंद्र। तो मैं कह सकता हूँ विषमबाहु त्रिभुज जो होता है, और उसमें भी अधिक कोण त्रिभुज, किसमें, अधिक कोण त्रिभुज में, अधिक कोण त्रिभुज में लंब केंद्र त्रिभुज के बाहर स्थित होता है। कहाँ स्थित होता है, त्रिभुज के बाहर। ठीक है। दूसरी बात, एक अंतः केंद्र की बात करूं तो अंतः केंद्र के लिए कोई सा भी त्रिभुज हो, अंतः केंद्र का मतलब हो गया एक केंद्र होगा, उसके चारों ओर वृत्त बनेगा जो कि त्रिभुज के अंदर स्थित होगा। तो अंतः केंद्र जो बनेगा वो हमेशा त्रिभुज के अंदर स्थित होता है। कहाँ स्थित होता है, त्रिभुज के अंदर। कोई सा भी त्रिभुज हो भले ही, ठीक है, तो ये तो हमेशा कहाँ रहेगा, त्रिभुज के अंदर स्थित होता है। ठीक है। परिकेंद्र की बात करता हूं तो परिकेंद्र के लिए इस तरीके से परिकेंद्र बन के आता है, सॉरी डायग्राम में मिटा देता हूं। परिकेंद्र जो बन के आएगा अधिक कोण त्रिभुज का, वो कर्ण के परे स्थित होता है। जैसे मान के चलो ये अधिक कोण त्रिभुज ले लिया कोई, ठीक है, तो परिकेंद्र का मतलब क्या हो गया कि तीनों भुजाएं इस तरीके से ये यहाँ पे स्थित होगी। ठीक है, ये त्रिभुज जो था अधिक कोण त्रिभुज था, तो परिकेंद्र के लिए जो केंद्र बन के आया वो कहाँ बन के आएगा, यहाँ। तो परिकेंद्र जो होता है त्रिभुज के परे स्थित हो, त्रिभुज के कर्ण के परे, कर्ण के परे स्थित होता है, कर्ण से ऊपर स्थित होता है। ठीक है। तो लंब केंद्र हो गया, अंतः केंद्र हो गया, परिकेंद्र हो गया, और अब बचा कौन सा, केंद्रक। और केंद्रक जो होता है वो त्रिभुज के हमेशा अंदर स्थित होता है, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है। तो ये हुआ तुम्हारा त्रिभुज के चारों केंद्रों को लेकर चर्चा। अब बात करते हैं आगे, देखिए आगे बात कर रहा हूँ मैं। अगर कोई त्रिभुज दिया हुआ है, मान के चलो बहुत सारे त्रिभुज दिए हुए हैं, पहले ये देख लेते हैं। ठीक है, चलो यही त्रिभुज ले लेते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी इस तरीके से। ठीक है। अब ये जो त्रिभुज हैं, ध्यान देना, ये वाला जो त्रिभुज बन के आ रहा है ये अधिक कोण त्रिभुज बन के आ रहा है, ये वाला कौन सा, त्रिभुज बी ए डी। लेकिन इसका शीर्षलंब जो होगा वो तो त्रिभुज के बाहर स्थित होगा, यही तो शीर्षलंब कहलाएगा। ऊंचाई, एल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर हाइट होती है। ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ त्रिभुज बी ए डी का क्षेत्रफल अनुपात। ठीक है। इस वाले त्रिभुज पे आ जाए, दूसरे पे त्रिभुज डी ए ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज डी ए ई का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज ई ए एफ का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज एफ ए जी का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज जी ए सी का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, अगर उसकी हाइट हमें पता है, एल्टीट्यूड पता है, ऊंचाई पता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू में आधार इंटू ऊंचाई, यही होता है। तो यहाँ एक देखो अनुपात जब मैं निकाल रहा हूँ तो 1/2 1/2 1/2 कट जाएगा, या लिख देता हूँ मैं 1/2 इंटू में आधार, आधार कौन सा है, बी डी, ऊंचाई h मान लेता हूँ h, अनुपात आधार कौन सा है, डी ई। ठीक है। तो 1/2 इंटू में डी ई इंटू में h, अनुपात आधार कौन सा है, ई एफ, 1/2 इंटू में ई एफ इंटू में ऊंचाई h, अनुपात आधार कौन सा है, एफ जी, 1/2 इंटू में एफ जी इंटू में ऊंचाई h, अनुपात
आधार GC 1/2 इंटू में GC इंटू में H। तो यहाँ ध्यान देना 1/2 इंटू में BD 1/2 DE, सॉरी BD नहीं कटेगा, H कटेगा, H, ठीक है। ऐसे ही DE नहीं कटेगा, H कटेगा, 1/2H 1/2H 1/2H, अनुपात निकाल रहा हूँ तो अनुपात कट जाएंगे। तो यहाँ हमने देखा BD अनुपात DE अनुपात EF अनुपात FG अनुपात GC, मतलब त्रिभुज के ऐसे त्रिभुज जिनका आधार एक ही हो, ठीक है, ऐसा त्रिभुज जिसका शीर्षलंब एक ही हो, आधार अलग अलग हो, ऐसा त्रिभुज जिसका शीर्षलंब आगे बहुत कम आएगी ज्योमेट्री में, ध्यान रखना, ये पॉइंट्स यूज करेंगे हम डायरेक्टली। ऐसे त्रिभुज जिनका आधार अलग अलग हो भले ही, और ऊंचाई एक ही हो, शीर्षलंब एक ही हो, एल्टीट्यूड एक ही हो, लंबवत ऊंचाई एक ही हो, तो उन जो त्रिभुजों के क्षेत्रफल होंगे वो उनके आधार के अनुपात में होते हैं। ये पॉइंट निकल के आया है, ठीक है, नोट कर लेना इस पॉइंट को। अगर किसी दो या दो से अधिक त्रिभुज ऐसे हैं जिनका आधार अलग अलग है लेकिन ऊंचाई एक ही है, तो उन त्रिभुजों के जो क्षेत्रफल होंगे वो उनके आधार के अनुपात में होंगे। ये पॉइंट निकालना था यहाँ पर, ठीक है, बात ही समझ में आता है। देखिए आगे, अगले पॉइंट की ओर बढ़े। कोई त्रिभुज दिया हुआ है इस तरीके से ABC, इसका शीर्षलंब H1, इसका शीर्षलंब H2, इसका शीर्षलंब H3, ठीक है। अगर मैं पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना चाहूँ तो देखो 1/2 इंटू में आधार BC इंटू में ऊंचाई, एक ऊंचाई मान ली मैंने H1, सॉरी BC का H2 है, बराबर 1/2 आधार कौन सा AC इंटू में ऊंचाई H1 बराबर 1/2, अब की बार आधार AB ऊंचाई H3। तो यहाँ ध्यान देना 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये बना BC इंटू में H2 बराबर AC इंटू में H1 बराबर AB इंटू में H3। क्लियर। अगर मैं अनुपात निकाल के चलूँ इनके कि भाई अगर मुझे BC अनुपात AC अनुपात AB निकालना है तो ये हो जाएगा 1/H2 1/H1 1/H3। ये मेन पॉइंट है यहाँ पे समझने वाला। पॉइंट क्या निकल के आया है, ध्यान देना। किसी एक ही त्रिभुज के आधारों का जो अनुपात होता है वो उनके शीर्ष लंबों के विलोमानुपाती होता है। किसी भी एक त्रिभुज का आधार कौन सा था BC, तो BC का शीर्ष लंब कौन सा था H2, H2 का इन्वर्स ही तो हो गया ये। ऐसे कह सकता हूँ BC बराबर 1/H2, अनुपात तो बराबर ही है। इसका मतलब आधार और उसका शीर्ष लंब कैसे होते हैं, विलोमानुपाती, ठीक है। सेम ऐसे ही AC ये हो गया, इसका शीर्ष लंब कौन सा था H1, तो AC बराबर क्या है 1/H1। तो AC और H1 जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, विलोमानुपाती हैं, ठीक है। ऐसे ही AB का शीर्ष लंब कौन सा था H3 का जस्ट क्या है ये इनवर्स हो गया, AB बराबर 1/H3 हो जाएगा। तो मैं यह कह सकता हूँ कि जो आधार होता है या फिर जो भुजा होती है, किसी भी भुजा का शीर्षलंब जो होता है वो विलोमानुपाती होता है। कैसा होता है, विलोमानुपाती। बात आई समझ में। अब यहाँ पे पॉइंट निकल के आता है कि अगर भुजा बड़ी होगी तो डेफिनेटली शीर्षलंब छोटा होगा, और शीर्षलंब छोटा होगा तो भुजा बड़ी होगी। इनवर्स हो गया डायरेक्टली, ठीक है। शीर्षलंब बढ़ेगा तो भुजा घटेगी, और भुजा घटेगी तो शीर्षलंब बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ से मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो भुजा जितनी बड़ी होगी उसका शीर्षलंब उतना छोटा होगा, और जो भुजा जितनी छोटी होगी उसका शीर्षलंब उतना ही बड़ा होगा। ये पॉइंट निकालना था यहाँ पे। मैं समझता हूँ ये समझ में आया होगा, ठीक है। देखिए
आगे बढ़ें। ये त्रिभुज है इस तरीके से, समबाहु त्रिभुज है ए बी सी। समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजा कैसी होंगी भाई? समान होंगी। हमें पता है इसका वही केंद्रक होता है, वही अंतः केंद्र होता है, वही परिकेंद्र होता है। इस तरीके से बन के आएगा, ठीक है। तो यहाँ से डॉट 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 इस तरीके से, सेम ऐसे यहाँ से परपेंडिकुलर और सेम यहाँ से परपेंडिकुलर, ठीक है। इसको मान लिया मैंने P, ये Q, ये R। मतलब किसी भी त्रिभुज के, समबाहु त्रिभुज के अंत स्थित, ठीक है, अंत स्थित अंत्य केंद्र से या परिकेंद्र कह सकता हूँ इसको, केवल समबाहु त्रिभुज की बात कर रहा हूँ फिलहाल के लिए। लंब डाले गए हैं, तो यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल बन के आएगा, ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बन के आएगा 1/2 इंटू में बेस इंटू में हाइट क्या है भाई? h, ठीक है। ये इन तीनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल के योगफल के बराबर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो मैं कह सकता हूँ 1/2 इंटू में बेस, यहाँ पे बेस क्या है? a, ऊंचाई क्या है? q, प्लस 1/2 इंटू में बेस ये वाला a, ऊंचाई p, प्लस 1/2 इंटू में यहाँ पे बेस a, ऊंचाई r, ठीक है। तो यहाँ से 1/2 a से 1/2 a कट जाएगा, कट गया। तो ये बन गया h बराबर p प्लस q प्लस r, p प्लस q प्लस r। तो p प्लस q प्लस r जो है वो उस समबाहु त्रिभुज के अंत्य केंद्र से त्रिभुज की भुजाओं पर डाले गए लंबों का योगफल है, ठीक है। h बराबर क्या होता है हमारा? h बराबर हो जाता है हमारा √3a/2, √3a/2। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई जो बताई थी वो बताई थी मैंने √3a/2। तो √3a/2 बराबर कितना हो जाएगा अपना? p प्लस q प्लस r। p q r क्या है? किसी भी समबाहु त्रिभुज के उस बिंदु से, अंत्य केंद्र कह सकता हूँ मैं इसको, ठीक है, अंत्य केंद्र से भुजाओं पर डाले गए लंब, ठीक है, इनका योगफल। वो क्वेश्चन में कह के चलेगा किसी भी त्रिभुज के अंत्य स्थित कोई बिंदु दे देगा वहां से, तो मैं वहां से भी लंब डाल सकता हूँ इनको तीनों भुजाओं पर, ठीक है, उन तीनों लंबों का योगफल है। तो h की वैल्यू थी √3a/2 बराबर p प्लस q प्लस r। अब यहाँ से चेंज होता है मामला, बात आई समझ में? तो √3a/2 बराबर हो जाएगा p प्लस q प्लस r। और समबाहु त्रिभुज की भुजा की अगर मैं बात करता हूँ तो ये हो जाएगा 2/√3 p प्लस q प्लस r। ये पॉइंट समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब a के लिए वो अंत्य त्रिज्या परित्रिज्या भी दे सकता है, तो वहाँ से भी निकाल सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो ध्यान रखना, समबाहु त्रिभुज की अगर किसी भी बिंदु से या अंत्य केंद्र से त्रिभुज की भुजाओं पर डाले गए लंबों की लंबाइयाँ दे रखी हैं, तो समबाहु त्रिभुज की भुजा हो जाएगी 2/√3 इंटू में तीनों भुजाओं का, तीनों डाले गए लंबों का योगफल, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है, बने रहिए मेरे साथ में, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।